आप अपने फ्रेंड से पूछोगे कि तुमने वहाँ से कहाँ से क्लासेस ली थी, तो आप भी वहीं से ज्वाइन करोगे। इसी को बोलते हैं वर्ड ऑफ माउथ। वो ना बेसिकली अगर आप किसी ट्री को कट करो, उसमें ये रिंग्स बनी होती हैं। अगर आप उस रिंग्स को काउंट कर लो, वही उस ट्री की एज होती है। पहले एलिमिनेट कर दो यार तुम। उन्हें पता था कि उसके अंदर ग्राफीन है, पर उन्हें नहीं पता था कि उसको निकालें कैसे। पास्ट की बातें हो रही हैं सारी। वर्किंग आप कब लगाते, या तो वोज होता, वर होता, कुछ भी गिवन नहीं है यहाँ पे, सीधा आई लगा रखा है। वर्क्स वर्ब के साथ में एस एस कौन से टेंस में लगता है? प्रेजेंट इंडेफिनेट टेंस में। गुड आफ्टरनून गाइस, आवाज आ रही है मेरी क्लियर? गुड आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून। चलो स्टार्ट करते हैं अभी क्लास। मैं स्क्रीन शेयर करता हूँ अपनी। ओके, रीडिंग राइटिंग ब्लैंक्स करेंगे बेसिकली हम लोग आज, ठीक है। और ये मैंने कुछ क्वेश्चन सेपरेट किए हुए थे, ये वीकली एडिशन के क्वेश्चन हैं। ओके, फर्स्ट क्वेश्चन इज रिक्रूटमेंट टूल्स के ऊपर बेस्ड है कि रिक्रूटमेंट करने का मतलब क्या होता है। हायर करना, लोगों को काम पे रखना, रिक्रूट करना, या फिर स्टूडेंट्स को सेलेक्ट करना। वो सारी चीज़ें रिक्रूटमेंट के अंदर आती हैं। सो रिक्रूटमेंट टूल ये मेन टाइटल है। उसके बाद देखो क्या बात हो रही है। बोल रहे हैं द 6 प्रोग्राम्स रिप्रेजेंटेड हेयर रिपोर्ट दैट वर्ड ऑफ माउथ इज बाय फार द मोस्ट इफेक्टिव रिक्रूटमेंट टूल। बोल रहे हैं कि यहाँ पे हमने 6 प्रोग्राम्स मेंशन किए हुए हैं। द 6 प्रोग्राम्स रिप्रेजेंटेड हेयर, वो 6 प्रोग्राम ये चीज़ बताते हैं कि अगर आपको रिक्रूटमेंट करनी है तो वर्ड ऑफ माउथ सबसे बेस्ट तरीका होता है। अगर आपको प्रमोशन करनी है किसी चीज़ की, तो वर्ड ऑफ माउथ जैसी प्रमोशन कुछ भी नहीं होती। मान लो कहीं पे आपको ज्वाइन करना है क्लासेस के लिए, तो वर्ड ऑफ माउथ वहाँ पे आप अपने फ्रेंड से पूछोगे कि तुमने वहाँ से कहाँ से क्लासेस ली थी, तो आप भी वहीं से ज्वाइन करोगे। इसी को बोलते हैं वर्ड ऑफ माउथ। किसी और पर्सन ने, आपके फ्रेंड ने, आपके किसी रिलेटिव ने आपको सजेस्ट कर दिया कौन सी कार बाय करनी है, जो आपका फ्रेंड या कोई और लोग सजेस्ट कर देंगे आस पड़ोस में, आप वही चीज़ बाय करने की ज़्यादा कोशिश करोगे। तो बोल रहे हैं कि वर्ड ऑफ माउथ सबसे बढ़िया रिक्रूटमेंट टूल होता है, कॉमा पर्टिकुलरली। देखो ये जो कॉमा है ना, इसकी प्लेसमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके बाद मैंने आपको बताया हुआ है कि अक्सर एल वाई वाले, ठीक है, ई डी आई एन जी डब्ल्यू वाले वर्ड्स ये यहाँ पे रहते हैं। ये आगे भी ये चीज़ आएगी, सेम सिनेरियो शायद यहाँ पे आएगा। हाँ, ये देखो कॉमा लगा हुआ था यहाँ पे, उसके बाद सेम सिनेरियो ये एल वाई वाले क्वेश्चन आएंगे। तो पर्टिकुलरली का मतलब होता है खास तौर पे। स्पेशली का मतलब भी वही होता है, स्पेशली मतलब खास तौर पे। पर्टिकुलरली और स्पेशली दोनों का सेम मीनिंग होता है। सो वर्ड ऑफ माउथ सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होती है खास तौर पे, पर्टिकुलरली बिकॉज, खास तौर पे इसलिए क्योंकि इट टिपिकली यील्ड्स कैंडिडेट्स, क्योंकि ये टिपिकली ऐसे कैंडिडेट सामने लेके आती है हु आर सिमिलर टू प्रीवियसली सक्सेसफुल कैंडिडेट्स। अब इसका मीनिंग क्या है? फॉर एग्जाम्पल, अगर एक कंपनी है, लेट्स से उसको हायर करने हैं नए लोगों को, ठीक है, तो अपनी ही कंपनी के लोगों को वो बोलेंगे कि आप लोग ही सजेस्ट कर दो हमें, बजाय कि बाकी न्यूज़पेपर में एड्स डालने के, आप लोग ही अपने किसी फ्रेंड को या नोन को सजेस्ट कर दो। तो अगर वो पर्सन अच्छा होगा तो अच्छी खासी पॉसिबिलिटी है कि वो आगे जिस पर्सन को रेकमेंड करेगा वो भी ठीक होगा पर्सन। तो ये सारी बात यहाँ पे इन फर्स्ट 2 लाइन्स में हो रही है। सो दे विल रेकमेंड दोज कैंडिडेट्स हु आर सिमिलर टू प्रीवियस सक्सेसफुल कैंडिडेट। जो पिछले वाले सक्सेसफुल कैंडिडेट थे वो अपने जैसे लोगों को ही सजेस्ट करेंगे। मोर ओवर उसके साथ साथ सेटिस्फाइड कैंडिडेट्स एंड स्कूल सिस्टम्स, वो लोग जो एक एक जगह से सेटिस्फाइड होते हैं। मान लो आपने किसी स्कूल से 12th किया, 10th किया, ठीक है, आप वहाँ के करिकुलम से, वहाँ के स्टाफ से सेटिस्फाइड हो, उसके स्कूल के सिस्टम से सेटिस्फाइड हो। सो वो जो कैंडिडेट्स होते हैं, सेटिस्फाइड कैंडिडेट्स इन स्कूल सिस्टम्स आर लाइकली टू, के पॉसिबिलिटी होती है, दे आर लाइकली टू डैश द वर्ड, वर्ड को वो डैश करेंगे। टू के बाद फर्स्ट फॉर्म आती है, बट सारे ऑप्शन फर्स्ट फॉर्म में गिवन होंगे। दे आर लाइकली टू डैश द वर्ड, वो वर्ड को डैश करेंगे। डीपन मतलब गहरा, अनफोल्ड मतलब सबके सामने लेके आएंगे वर्ड को वो, स्प्ले आई डोंट नो, स्प्रेड मतलब फैलाना, ठीक है। बहुत ही सिंपल सा आंसर है, स्प्रेड इसका राइट आंसर बनेगा, ठीक है। आप लोगों भी आइडेंटिफाई कर लिया होगा, राइट आंसर विल बी स्प्रेड। कि जो सेटिस्फाई लोग होते हैं ना,
मान लो आपने जहाँ से 10th या 12th की थी, आप लोग खुश हो के वो स्कूल बढ़िया था, तो अगर आपका कोई रिलेटिव पूछेगा कि कहाँ से स्कूलिंग करानी चाहिए, तो आप क्या करोगे? यू आर लाइकली टू स्प्रेड द वर्ड, आप उन तक बात पहुंचा दोगे। यू आर लाइकली टू स्प्रेड द वर्ड विदाउट बिना किसी without any special dash on the part of their program, without any special dash on the part of their program, without any special effect, effort, emotion। सिंपल आंसर है एफर्ट, इसका राइट आंसर बनेगा। एफर्ट। हाँ, एफर्ट राइट आंसर होगा। और मीनिंग क्या जाएगा यहाँ पे एफर्ट का? कि स्कूल वाले आपको वाकई नहीं कह रहे हैं कि भाई तुम हमारी प्रमोशन कर दो, तुम अपने कज़न को सजेस्ट कर दो कि हमारा स्कूल अच्छा है। नहीं, अगर आप जिस स्कूल से पास आउट हो, बिना किसी स्पेशल एफर्ट के आप उस स्कूल को रेकमेंड कर दोगे कि तुम यहाँ पे एडमिशन ले लो, तुम इस कॉलेज में एडमिशन ले लो, ये कॉलेज सबसे अच्छा है, बिना किसी स्पेशल एफर्ट के, स्पेशल इफेक्ट के नहीं, किसी स्पेशल इमोशन के बगैर नहीं, ऑन द पार्ट ऑफ देयर प्रोग्राम। मतलब स्कूल वालों को कोई अलग से एक्स्ट्रा एफर्ट नहीं करना पड़ेगा तुम्हें कन्विंस करने के लिए कि तुम जाओ, तुम दूसरे लोगों को रेफरेंस दो हमारा। नहीं, ये सारा कॉन्टेक्स्ट इन 2-3 लाइन्स में मेंशन्ड है। ठीक है, अदर कॉमा, एक तो ये तरीका है। दूसरा तरीका क्या है? यहाँ पे टूल की बात हो रही है ना, रिक्रूटमेंट टूल की। तो एक तो फर्स्ट तरीका क्या है? वर्ड ऑफ माउथ, के लोग आपको रेकमेंड कर रहे हैं। दूसरा तरीका क्या है? और दूसरा तरीका थोड़ा लेस पर्सनल है, लेस पर्सनल एडवर्टाइजिंग अप्रोचेस, जैसे कि रेडियो पे या टेलीविज़न, स्पोर्ट्स पे, लोकल न्यूज़पेपर्स में ऐड चला दी। तो ये तरीका पर्सनल नहीं है। कोई आपको, आपका कोई रिश्तेदार, रिलेटिव पर्सनली आके नहीं बोल रहा कि आप ये चीज़ कर लो, आपने न्यूज़पेपर में देखा, ऐड में देखा, कहीं यूट्यूब पे देखा। तो ये सारे लेस पर्सनल अप्रोचेस हैं। हैव ऑल्सो प्रूवन फ्रूटफुल। और ये जो अप्रोचेस होते हैं ना लेस पर्सनल, ये भी फ्रूटफुल होते हैं, ये अप्रोचेस भी अच्छी होती हैं। कॉमा, डैश फॉर न्यूअर प्रोग्राम्स, जो नए प्रोग्राम्स होते हैं, कॉमा, डैश फॉर न्यूअर प्रोग्राम्स। नाउ रेयरली मीन्स कभी कभी, नए प्रोग्राम के लिए कभी कभी ये अप्रोचेस ठीक होती हैं। टोटली मतलब पूरी तरह से जो नए प्रोग्राम है, टोटली फॉर न्यूअर प्रोग्राम्स। स्पेशली खास तौर पे लाइकली, संभावना है। देखो ये सेम सिचुएशन ना ऊपर वाली हो रही है बिल्कुल। यहाँ पे कॉमा था, उसके बाद से फिर ये क्या लगा हुआ है? पर्टिकुलरली। कॉमा के बाद ये YLY वाले वर्ड्स अक्सर रिपीट होते हैं। और यहाँ पे ना यूजुअली अगर ऐसा वाला कोई कॉमा आता है, यहाँ पे जो मैंने नोटिस किया है, पीटी के जितने क्वेश्चन सॉल्व किए हैं, स्पेशली, पर्टिकुलरली, वर्चुअली, ये 3-4 वर्ड्स ही हैं ये जो अक्सर रिपीट होते हैं यहाँ पे। आंसर वुड बी स्पेशली। ठीक है, कि जो ये जो रेडियो और टेलीविज़न वाले अप्रोचेस हैं ना एडवर्टाइजमेंट की, ये भी अच्छी अप्रोचेस हैं। हैव ऑल्सो प्रूवन फ्रूटफुल, खास तौर पे उन प्रोग्राम्स के लिए जो नए हैं। जो स्कूल कॉलेज नया ओपन हुआ है, वो खुद की एडवर्टाइजमेंट कैसे करेगा? उनके पास तो कोई ऑप्शन नहीं है, कोई रेकमेंड उनको करने नहीं वाला। तो उनके लिए क्या ऑप्शन है कि वो न्यूज़पेपर में या टेलीविज़न पे ऐड दें। तो खास तौर पे नए प्रोग्राम्स के लिए ये वाली अप्रोचेस बहुत बेटर है। तो स्पेशली का मतलब होता है खास तौर पे, रेयरली वगैरह उनका मतलब होता है कभी कभी, टोटली फॉर न्यू, पूरी तरह से वो नए प्रोग्राम्स के लिए नहीं, खास तौर पे नए प्रोग्राम्स के लिए ये अप्रोच सबसे बढ़िया होती है। फिर बोल रहे हैं न्यूयॉर्क यूजेस अ प्रिंट एडवर्टाइजिंग कैंपेन, न्यूयॉर्क यूजेस अ प्रिंट एडवर्टाइजिंग कैंपेन टू इंस्पायर डिससेटिस्फाइड प्रोफेशनल्स टू बिकम टीचर्स। न्यूयॉर्क, जो न्यूयॉर्क सिटी है यूएसए में, जैसे इंडिया में दिल्ली है, तो उस सिटी ने क्या किया, उन्होंने क्या किया, प्रिंट एडवर्टाइजिंग कैंपेन, उन्होंने पोस्टर्स लगाए, उन्होंने पैम्फलेट्स वगैरह डिस्ट्रीब्यूट करवाए। क्या करने के लिए? टू इंस्पायर डिससेटिस्फाइड प्रोफेशनल्स। जो लोग डिससेटिस्फाइड हैं, कोई लॉयर है, कोई आर्किटेक्ट है, कोई आईटी प्रोफेशनल है जो अपनी लाइफ से सेटिस्फाइड नहीं है, उनको इंस्पायर किया कि आप टीचर्स बन जाओ, टू बिकम टीचर्स। सबवे में पोस्टर्स लगे हुए थे, उन्होंने पोस्टर्स लगवाए सबवे में, मेट्रो स्टेशंस में। सेंड प्रोवोकेटिव, प्रोवोकेटिव मीन्स उकसाने वाले, उन्होंने पोस्टर्स लगवाए और वो जो पोस्टर्स थे वो भेज रहे थे प्रोवोकेटिव डैश, उकसाने वाले डैश, टू बर्न आउट और डिसइल्यूजन प्रोफेशनल्स। उन प्रोफेशनल्स को प्रोवोकेटिव डैश भेज रहे थे जो लोग डिसइल्यूजन्स थे, जिन्हें लगता था कि लाइफ में तो कुछ अच्छा होता ही नहीं है, या बर्न आउट, जो थके हुए थे अपनी जॉब से कम्प्लीटली।
तो उन पोस्टर्स ने क्या भेजा, सेंट प्रोवोकेटिव डैश, उन्होंने वार्निंग भेजी, स्टोरीज, देखो आंसर वुड बी प्लूरल, ठीक है, क्योंकि अलग अलग पोस्टर्स है ना, पोस्टर्स ने डैश भेजा तो नहीं आएगा, भेजे पोस्टर्स, एक पोस्टर होता तो एक चीज आ सकती थी कि उस पोस्टर ने एक वार्निंग भेजी, पोस्टर्स हैं तो प्लूरल चल रहा है तो वो प्लूरली आंसर आएगा, मैसेजेस या स्टोरीज, तो मैसेजेस या स्टोरीज इन दोनों में से एक ऑप्शन चूज करना था, आंसर वुड बी मैसेजेस। पोस्टर मैसेज भेजता है, पोस्टर पे तुम स्टोरी तो वैसे भी लिख नहीं सकते हो, पोस्टर कितना बड़ा तो होता है, आंसर वुड बी मैसेजेस, ठीक है, उन पोस्टर्स ने मैसेजेस भेजे, और वो मैसेज देखो आगे उन्होंने मेंशन भी कर दिया इन्वर्टेड कॉमा लगा के, अब ये कोई स्टोरी तो है नहीं 2 लाइन की, मैसेज क्या है, टायर्ड ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न्स, डिमिनिशिंग मतलब खत्म होना, जीरो होना, रिटर्न्स जो आपको इन्वेस्टमेंट के बाद जो रिटर्न मिलती है ना आपको, जैसे आपने बैंक में डिपॉजिट की अपनी अमाउंट, 6% की रिटर्न जो इंटरेस्ट मिलता है उसको रिटर्न बोलते हैं, कि अगर आप थक चुके हो इन रिटर्न से, टायर्ड ऑफ डिमिनिशिंग, कि आपके रिटर्न्स बहुत कम मिल रही हैं, अगर आप इस चीज़ से थक चुके हो तो आपको क्या करना चाहिए, इन्वेस्ट इन न्यूयॉर्क किड्स, न्यूयॉर्क के बच्चों में इन्वेस्ट करो, टीचर बनने के लिए बोल रहे थे ना वो, तो सेम आंसर है कि बच्चों में आप इन्वेस्ट करो, वॉज जस्ट ऑफ मैनी मेडिसन एवेन्यू इंस्पायर्ड इन्विटेशंस, ये कई इन्विटेशंस में से एक था, तो इससे भी पता चलता है कि उन्होंने काफ़ी सारे मैसेजेस भेजे थे, तो स्टोरीज तो आ नहीं सकता था क्योंकि 2 ही वर्ड है, 2 ही लाइंस हैं, और काफ़ी सारे भेजे थे, दैट मीन्स प्लूरल आना था वहाँ पे, वार्निंग आंसर नहीं था, was just one of many Madison Avenue inspired invitations, बहुत सारे इन्विटेशन, बहुत सारे मैसेजेस जो उन्होंने भेजे थे उनमें से एक था। न्यूज़ कवरेज हैज़ ऑल्सो प्रूवन टू बी अ डैश टू ऑल्टरनेटिव प्रोग्राम्स, अगर न्यूज़ कवरेज मिल जाए वो भी क्या साबित हो सकती है, हैज़ ऑल्सो प्रूवन टू बी अ डैश, वो भी डैश साबित हो सकती है, ए लगा हुआ है, कॉन्सोनेंट साउंड ही गिवन है सारी की सारी, न्यूज़ कवरेज भी बर्डन साबित हो सकती है, चार्ज साबित हो सकती है, फैसेट का मतलब फेस से है, चेहरा, फेस, बून का मतलब होता है वरदान, बून राइट, यहाँ पे सारी बात किस बारे में हो रही है कि हम नए लोगों को रिक्रूट कैसे करें, उन्हें बताएं कैसे अपने प्रोग्राम के बारे में, तो बोल रहे थे कि वर्ड ऑफ माउथ सबसे बढ़िया तरीका है, सेकंड बेस्ट अप्रोच क्या है, आप न्यूज़पेपर में, रेडियो के ऊपर आप ऐसे चला सकते हो, एडवर्टाइजमेंट कर सकते हो, और या फिर तीसरा क्या है, न्यूज़ कवरेज भी अगर आपको मिल जाती है ना, उससे भी एक, वो भी वरदान साबित हो सकता है, हैज़ ऑल्सो प्रूवन टू बी अ बून टू ऑल्टरनेटिव प्रोग्राम्स, दूसरे प्रोग्रामों के लिए जो प्रोग्राम इतने पॉपुलर नहीं है, अगर उनको न्यूज़ कवरेज मिल जाए तो वो भी बहुत ज़्यादा हेल्पफुल हो सकता है उन प्रोग्राम्स के लिए। क्लियर है, ये सारे ऑप्शंस थे, डन, क्लियर है सभी को, डन, ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, ओके, बोनस ऑफ डेंड्रोक्रोनोलॉजी, डेंड्रोक्रोनोलॉजी से हमें क्या हेल्प मिलती है, ये इसका टाइटल है, बोल रहे हैं अ बोनस ऑफ डेंड्रोक्रोनोलॉजी, देखो क्रोनोलॉजी जो इटसेल्फ वर्ड है ना, वो क्या होता है, क्रोनोलॉजी डेट्स से रिलेटेड होता है, सीक्वेंस से रिलेटेड होता है, डेंड्रोक्रोनोलॉजी क्या होता है, ट्रीज अगर आपने देखे होंगे कभी, ठीक है, ट्रीज को जब हम बाइफरकेट करते हैं, बीच में से कट कर दिया मान लो हमने ट्रीज को, तो होता क्या है, अगर आप ट्रीज को बीच में से कट करोगे ना, तो आपको बीच में कुछ ऐसा स्ट्रक्चर दिखेगा, ठीक है, ये रिंग टाइप स्ट्रक्चर्स दिखते हैं, ऐसे बीच में लाइंस होती हैं, तो डेंड्रोक्रोनोलॉजी क्या होता है, बेसिकली ये ट्रीज की एज से रिलेटेड स्टडी है, इसमें एज को स्टडी किया जाता है, स्पेशली ट्रीज की एज को, और ट्रीज की एज कैसे स्टडी करते हैं वो ना, बेसिकली अगर आप किसी ट्री को कट करो, उसमें ये रिंग्स बनी होती हैं, अगर आप उस रिंग्स को काउंट कर लो वही उस ट्री की एज होती है, ठीक है, साइंस में आता है ये कॉन्सेप्ट, उसी को डेंड्रोक्रोनोलॉजी बोलते हैं, तो वही बात यहाँ पे हो रही है, ठीक है, तो बोल रहे हैं अब बोनस ऑफ डेंड्रोक्रोनोलॉजी इज दैट, डेंड्रोक्रोनोलॉजी का एक फायदा क्या है, इज दैट द विड्थ एंड सब स्ट्रक्चर ऑफ ईच रिंग,
हर एक रिंग जो मैंने यहाँ पे बना के बताया आपको, हर एक रिंग का जो विड्थ होती है कि ये इसकी विड्थ कितनी है, हर एक रिंग की चौड़ाई, सब स्ट्रक्चर, उसका स्ट्रक्चर कैसा है, उसकी बनावट कैसी है, विड्थ एंड सब स्ट्रक्चर ऑफ ईच रिंग डैश द अमाउंट ऑफ रेन, बारिश, अमाउंट ऑफ रेन, बारिश की मात्रा को डैश, ठीक है, रजिस्टर करता है, वो कॉपी करता है, वो हर एक रिंग जितनी बारिश हुई है उसको कॉपी कर लेता है, उसको नोट डाउन कर लेता है। रजिस्टर करना, रिफ्लेक्ट करना इज दर्शाना। तो मैंने अभी अभी क्या बताया आपको, क्रोनोलॉजी होती क्या है, डेंड्रोक्रोनोलॉजी। एज कितनी है उस प्लांट की हम काउंट करके पता कर सकते हैं। तो सेम अगर उसकी विड्थ कितनी है, बेसिकली हर एक रिंग की चौड़ाई कितनी है, उसका स्ट्रक्चर कितना है, उससे हमें क्या पता चल सकता है, वो बताता है कि कितनी बारिश हुई थी, द अमाउंट ऑफ रेन। तो जो वर्ड है बताता है, वो कौन सा वर्ड बता रहा है हमें? कोवर्ट तो आप लोगों ने सुना भी नहीं होगा, आंसर इन्हीं नीचे वाले तीनों में से ही है। एग्जैक्टली राइट, रिफ्लेक्ट इज द राइट आंसर। रिफ्लेक्ट मीन्स दर्शाता है, सीधा सीधा बन रहा है कि जितनी उसकी विड्थ होगी और जो वो स्ट्रक्चर होगा वो क्या चीज बता रहा है, बता रहा है या दर्शा रहा है कि बारिश कितनी हुई है। वो आगे बताएंगे कि विड्थ से कैसा रिलेशन है शायद। तो वो हर एक रिंग की विड्थ क्या बता रही है, क्या दिखा रही है, क्या दर्शा रही है कि बारिश कितनी हुई है। रिफ्लेक्ट द अमाउंट ऑफ रेन। और उसके साथ साथ वो रिंग्स क्या दिखाती हैं, एंड द डैश एट विच द रेन फेल ड्यूरिंग दैट पर्टिकुलर ईयर। और क्या दिखाती हैं, द डैश एट विच द रेन फेल, उस साल में, एंड द डैश एट विच रेन फेल, बारिश हुई थी ड्यूरिंग दैट पर्टिकुलर ईयर, उस साल में बारिश हुई थी। टाइमिंग, ड्यूरेशन, डिवीजन, सीजन। देखो डिवीजन का मतलब होता है विभाग, इस ऑप्शन का कुछ भी लेना देना नहीं है। बाकी के तीनों ऑप्शन एक बार के लिए आप सोच भी सकते हो कि टाइमिंग बन सकता है। डिवीजन को आप कंप्लीटली एलिमिनेट कर सकते हो कि किस भाग में बारिश हुई थी उस पर्टिकुलर साल, वो बताता है, ये नहीं बनेगा। ड्यूरेशन, ड्यूरेशन, टाइमिंग, सीजन। देखो देखो अगर मैं टाइमिंग लगाता हूँ, टाइमिंग का मीनिंग क्या है, मान लो बारिश हो गई है, ठीक है, तो ट्री की रिंग को आपने देखा और आपने बता दिया अच्छा सुबह 9 बजे बारिश हुई थी उस साल। ये चीज़ पॉसिबल है क्या? आपने ट्री को कट किया, ठीक है, और आपने उस ट्री के रिंग्स को देखा और आपने बता दिया अच्छा उस डेट को बारिश हुई थी, वही 17 अक्टूबर को बारिश हुई थी 2 बजे। इज दैट इवन पॉसिबल? ट्री को कट करने के बाद नहीं पॉसिबल हो सकता, ये नहीं बता सकते हो आप, ठीक है। तो टाइमिंग तो नहीं आएगा इसका ऑप्शन। टाइमिंग पता करना इम्पॉसिबल है, 2 साल 4 साल पहले बारिश हुई, कब हुई नहीं पता कर सकते आप ट्रीज की सिर्फ इस चीज को देख के। ड्यूरेशन या फिर सीजन। ड्यूरेशन अगर आप लगाते हो ऑप्शन, तो यहाँ पे स्ट्रक्चर कैसे होना चाहिए था, द ड्यूरेशन फॉर विच द रेन फेल। ड्यूरेशन फॉर विच यहाँ पे आंसर आता, एट विच नहीं होता। कितनी ड्यूरेशन के लिए, फॉर विच उसका राइट आंसर बनेगा। द रेन फेल, बारिश हुई, रेन फेल बारिश गिरी या बारिश हुई, रेन फेल अकर या रेनफॉल अकर। सो यहाँ पे ड्यूरेशन तब लग सकता था अगर इस एट को हम 4 में चेंज कर दें, ठीक है। ड्यूरेशन भी इसका आंसर नहीं आएगा, सीजन आएगा बेसिकली, ठीक है। राइट आंसर विल बी सीजन। तो ये वो ट्री को देख के पता कर सकते हैं कि कौन से सीजन में बारिश हुई थी। ड्यूरेशन का मतलब क्या जाएगा कि कितनी देर के लिए बारिश हुई थी उस साल, 2 घंटे के लिए, 20 घंटे के लिए बारिश हुई थी, क्या हम ये पता कर सकते हैं? नहीं। वो बोल रहा है सीजन को हम पता कर सकते हैं, और रीजन मैंने बता दिया कि ड्यूरेशन तब लग सकता था अगर यहाँ पे 4 होता। आंसर विल बी सीजन, द सीजन एट विच द रेनफॉल। कौन से सीजन में हुई थी, गर्मियों में हुई थी, सर्दियों में हुई थी, वो पता किया जा सकता है। बिकॉज ये जो रिंग फॉर्म होती है ना, ये जो हर एक ईयर के लिए नई रिंग फॉर्म होती है, ठीक है, आप म्यूट रखो खुद को। ये जो नई रिंग फॉर्म होती है, इसकी विड्थ कितनी होगी, ये कितना थिक होगी रिंग, ये सारी चीज़ें पता कर लेती हैं। इससे पता चल जाता है साइंटिस्ट को कि बारिश हुई कितनी है। ज़्यादा थिक है तो
कम बारिश हुई है, ज़्यादा बारिश हुई है, वो आगे बताएंगे अभी। और वो जो बारिश है कौन से सीज़न में हुई है, क्या ये पास पास में है सारी की सारी रिंग्स, उससे पता चल जाता है उनको। सीज़न का एक मोटा सा आइडिया वो लगा सकते हैं, एक्यूरेट टाइमिंग डेट तो वो भी नहीं बता सकते। तो यहाँ पे सीज़न आंसर बनेगा। ड्यूरेशन के लिए 4 होना चाहिए था, टाइमिंग तो बता ही नहीं सकते, डिवीजन की सेंस नहीं बनती यहाँ पे। आंसर विल बी सीजन। सीजन एट विच द रेन फेल ड्यूरिंग दैट पर्टिकुलर ईयर, उस साल बारिश कौन से सीजन में हुई ये हम पता कर सकते हैं। उसके बाद बोल रहे हैं ट्री रिंग स्टडीज ऑल्सो अलाउ, अगर हम ट्री रिंग्स की स्टडी करते हैं, ये जो रिंग्स हैं अगर हम इनको पढ़ते हैं, उनकी स्टडी करते हैं, दस लगा हुआ है आगे कि इसीलिए अगर हम ट्री रिंग स्टडीज ऑल्सो अलाउ वन टू रिकंस्ट्रक्ट, अगर हम ट्री रिंग को पढ़ते हैं तो ये मदद करता है, अलाउ वन मतलब इंसान को या रिसर्चर को मदद करता है क्या करने में, टू रिकंस्ट्रक्ट दोबारा बनाने में, डैश क्लाइमेट, कौन सा क्लाइमेट दोबारा बनाने में, बिफोर क्लाइमेट, पास क्लाइमेट, देन, तब क्लाइमेट, देन का मतलब होता है तब, बिफोर पहले क्लाइमेट, पास्ट मतलब पुराना, पास मतलब पास करने वाला क्लाइमेट, आगे बढ़ने वाला, पास कर दो इसको ऐसे वाला। अगर आप ट्री रिंग को स्टडी कर रहे हो आपको कौन सा क्लाइमेट पता चल सकता है, पास्ट क्लाइमेट का पता चलेगा ना, आज से 10 साल पहले भाई ये सिचुएशन रही होगी। आगे वो एग्जाम्पल देके समझा भी रहे हैं। एग्जाम्पल, अ सीरीज ऑफ वाइड रिंग्स, अगर रिंग्स ये जो ट्री की बनी हुई हैं ये बहुत वाइड हैं, डिस्टेंस उनका बहुत ज़्यादा है, ठीक है, तो ये क्या बताती हैं, मीन्स अ वेट पीरियड, तो वो क्या दिखाती हैं कि उस साल जो पीरियड था ना वो वेट पीरियड था, मतलब बारिश हो ही रही थी उस टाइम पीरियड में। मान लो ये ऐसे है, एक रिंग यहाँ पे, एक रिंग उसके बाद यहाँ पे, बहुत दूर दूर रिंग्स बनी हुई हैं, तो ये दिखाता है कि ये जो 1 2 3 साल का पीरियड था ये बहुत बारिश हुई यहाँ पे। एंड अ डैश ऑफ नैरो रिंग्स, वहीं अगर रिंग्स काफ़ी नैरो होंगी, फॉर एग्जाम्पल छोटे छोटे डिस्टेंस के बाद ही रिंग्स हैं, 3 रिंग्स ऐसे कम डिस्टेंस में आ गई, तो वो क्या दिखाएंगी, अगर वाइड रिंग्स वेट पीरियड दिखा रहा है तो नैरो रिंग्स कौन सा पीरियड दिखाएंगी, उसका उल्टा दिखाएंगी ना। वेट का उल्टा क्या होगा, स्ट्रेंथ, ह्यूमिडिटी, ह्यूमिडिटी मतलब गीलापन होता है, पर वो वेट में कवर हो चुका है ऑलरेडी। ड्रॉट का मतलब होता है सूखा, वही वेट का ऑपोजिट होगा, ठीक है, ये समझ में आया। अगर रिंग्स वाइड हैं तो वो क्या दिखा रहे हैं कि वेट पीरियड है, और अगर रिंग्स नैरो हैं, पतली रिंग्स हैं, काफ़ी डिस्टेंस कम है, तो वो क्या दिखा रहे हैं कि सूखा पड़ा था उस टाइम पे, ज़्यादा बारिश नहीं हुई। एंड अ डैश ऑफ, यहाँ पे क्या आंसर आएगा डैश में, अ सीम ऑफ, सीरियस ऑफ, सीरियल ऑफ, सीरीज ऑफ, ऑब्वियसली सीरीज ऑफ आंसर आएगा, ये पीछे दे भी रखा है इन्होंने, सेम वर्डिंग, अ सीरीज ऑफ वाइड रिंग्स, अ सीरीज ऑफ नैरो रिंग्स, सेम सेम सीक्वेंस, ठीक है, ओके। तो और ये एक ऑप्शन रह गया अभी 10, इसीलिए अगर कोई ट्री की स्टडी करता है तो हमें मदद मिलती है कौन सा क्लाइमेट कंस्ट्रक्ट करने में, पास्ट क्लाइमेट कंस्ट्रक्ट करने में, कि आज से 10 साल पहले बहुत ज़्यादा बारिश हुई थी, बहुत ज़्यादा सूखा पड़ा था, ये आगे बता भी दिया ना कि अगर वाइडर रिंग्स हैं तो गीला पीरियड था वो, और अगर नैरो रिंग्स हैं तो बहुत ही सूखा पीरियड था, बारिश नहीं हुई थी ज़्यादा। क्लियर है सबको ये ऑप्शंस, डन, किसी को डाउट तो नहीं है। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन करते हैं, इंटरनेशनल ट्रेड, इंटरनेशनल लेवल पे ट्रेड कैसे होती है। बोल रहे हैं इंटरनेशनल ट्रेड अलाउ कंट्रीज, अगर इंटरनेशनली कंट्रीज ट्रेड कर रही हैं तो उससे कंट्रीज को मदद मिलती है, या कंट्रीज, इंटरनेशनल ट्रेड कंट्रीज को अलाउ करता है क्या करने में, टू एक्सपैंड देयर मार्केट्स, के वो अपने मार्केट को और ज़्यादा एक्सपैंड कर सके। मतलब इंडिया है, अगर इंडिया इंटरनेशनली ट्रेड कर रहा है दैट मीन्स वो बाकी कंट्रीज़ को भी अपना सामान बेच रहा है, तो उससे उसका मार्केट एक्सपैंड होगा ना। हम लोग जो भी मेडिसिन बनाते हैं इंडिया के अंदर,
हम उसे चाइना में एक्सपोर्ट कर सकते हैं, हम उसे यूएस में एक्सपोर्ट कर सकते हैं, तो हम अपने मार्केट को एक्सपैंड कर सकते हैं। तो हमें मदद मिलती है मार्केट को एक्सपैंड करने में। और दूसरा, एक्सेस गुड्स, हमें उन गुड्स को, उन सामान को एक्सेस करने में मदद मिलती है और उन सर्विसेज को एक्सेस करने में मदद मिलती है दैट डैश मे नॉट हैव बीन अवेलेबल डोमेस्टिकली। डोमेस्टिकली मतलब घरेलू, जो कि हमें अपने मार्केट में नहीं मिल सकते थे। जैसे आईफोन है, अब आईफोन इंडिया में नहीं बनते, अभी तो खैर बनने लग गए हैं, पहले नहीं बनते थे। बट क्योंकि इंडिया क्या है, इंटरनेशनली ट्रेड करता है, तो इंडिया में क्या चीज़ होती है, हम अपने सामान को बाहर भेजते हैं, बाहर से सेलफोन्स इंडिया में आ सकते हैं, हम बाकी के प्रोडक्ट्स को एक्सेस कर सकते हैं, बाकी की सर्विसेज को एक्सेस कर सकते हैं। और वो सर्विसेज दैट डैश मे नॉट हैव बीन अवेलेबल डोमेस्टिकली, दैट ईदर मे नॉट हैव बीन, दस मतलब इसीलिए, अदरवाइज लाइकली। देखो ईदर अगर आप ऑप्शन ढूंढोगे ना, ईदर के साथ में एक और कॉमन वर्ड जाता है, क्या, ईदर और नीदर नॉर, ठीक है, बट वो गिवन नहीं है यहाँ पे कहीं भी। अगर आप ईदर लगाने का सोच रहे हो तो ये देख लो कि क्या और गिवन है आपको, यहाँ पे नहीं गिवन है। कि जो शायद मे नॉट हैव बीन, ईदर का मतलब भी वही होता है शायद, मे का मतलब भी वही होता है शायद, अवेलेबल ना होता डोमेस्टिकली, तो हमें वो प्रोडक्ट्स मिल सकते हैं जो शायद हमें डोमेस्टिकली अवेलेबल ना होते। बट ईदर ऑप्शन नहीं आएगा बिकॉज और वाली कंडीशन भी उसके साथ में रहती है। इसीलिए वो सर्विसेज शायद इसीलिए हमें डोमेस्टिकली अवेलेबल नहीं है। लाइकली का मतलब होता है संभावना है कि वो सर्विसेज अवेलेबल ना हो, हम उन सर्विसेज को एक्सेस कर सकते हैं जिनकी संभावना है कि जो डोमेस्टिकली अवेलेबल ना हो। अदरवाइज, वहीं दूसरी तरफ अदरवाइज का मतलब ये होता है, देखो इस सारे कॉन्टेक्स्ट का मीनिंग क्या जा रहा है एक बार, कि इंटरनेशनल अगर हम कंट्रीज ट्रेड करते हैं ना, उनसे उनका मार्केट एक्सपेंड होता है, हमें वो प्रोडक्ट्स और सर्विसेज मिलने में हेल्प मिलती है जो प्रोडक्ट या फिर जो सर्विस हम हमारे डोमेस्टिक मार्केट से नहीं ले सकते थे किसी भी और तरीके से, जो सर्विसेज हमारे उसमें अवेलेबल नहीं थी किसी भी और तरीके से। तो ये जो वर्ड है ना अदरवाइज, ये वही सेंटेंस को पूरा कर रहा है, दैट अदरवाइज मे नॉट हैव बीन अवेलेबल डोमेस्टिकली, कि दूसरा कोई और तरीका नहीं था उनको डोमेस्टिकली अवेलेबल कराने का। ठीक है, अगर आप लाइकली लगाते हो कि उनकी पॉसिबिलिटी है कि उनको नहीं मिलेगा, मान लो अगर इंडिया इंपोर्ट नहीं करता चीज़ों को, ठीक है, अगर आप लगाते हो यहाँ पे लाइकली, अगर हम इंपोर्ट ही नहीं करते तो संभावना तो बचती ही नहीं है ना कि हमारी कंट्री में बाकी के प्रोडक्ट्स, आई मैक या फिर आईफोन आ सकता है। लाइकली कैसे हो सकता है, वो आ ही नहीं सकता क्योंकि वो बनते ही नहीं है वहाँ पे, मैन्युफैक्चरिंग ही कहीं और हो रही है। ठीक है, या और भी बहुत सारे प्रोडक्ट्स हैं जो बाहर से हम इंपोर्ट करते हैं, तो उनकी संभावना बचेगी ही नहीं, वो तो लाइकली नहीं आ सकता। आंसर बनेगा अदरवाइज, कि दूसरा कोई तरीका ही नहीं था उनको यहाँ पे मंगाने का। वो सर्विसेज और वो गुड्स हम एक्सेस कर सकते हैं जो किसी भी दूसरे तरीके से हमारे डोमेस्टिक वाले मार्केट में अवेलेबल नहीं हो सकते थे, तो हम उन सर्विसेज को एक्सेस कर सकते हैं दैट अदरवाइज मे नॉट हैव बीन अवेलेबल डोमेस्टिकली। नेक्स्ट इज एज अ डैश ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड। इंटरनेशनल ट्रेड के डैश की वजह से, एज अ डैश ऑफ, ये आंसर इजी है, डिग्री, डेलीगेशन, रिजल्ट, परल्यूड। ठीक है, एज अ रिजल्ट, हाँ, इंटरनेशनल ट्रेड के परिणाम वश, इंटरनेशनल ट्रेड की वजह से, एज अ रिजल्ट का मतलब वही है, इंटरनेशनल ट्रेड की वजह से द मार्केट इज़ मोर एफिशिएंट, मार्केट बहुत अच्छा हो गया, मार्केट एफिशिएंट हो गया, प्रॉफिट्स मिल रहे हैं लोगों को, उनका सामान बिक रहा है, ये एफिशिएंट का मीनिंग है। दिस अल्टीमेटली लीड्स टू, इससे क्या चीज़ होती है, अगर मार्केट एफिशिएंट हो गया है, हम इंटरनेशनली ट्रेड कर पा रहे हैं, उससे क्या चीज़ होती है अल्टीमेटली, दिस अल्टीमेटली लीड्स टू मोर कंपेटिटिव प्राइसिंग। प्राइसिंग बहुत ज़्यादा कंपेटिटिव हो गई है, कॉम्पिटिशन हो गया बहुत ज़्यादा प्राइसिंग में। मतलब फॉर एग्जांपल अगर इंडिया में सिर्फ एक ही मैन्युफैक्चरिंग कंपनी होती सेलफोन बनाने वाली, ठीक है, सिर्फ एक ही कंपनी होती, और हम बाहर से इंपोर्ट ना करते कोई भी सेलफोन, तो प्राइसिंग कॉम्पिटिटिव तो होगा ही नहीं। प्राइसिंग वो कंपनी जो प्राइस सेट करेगी, हमें वही प्राइस उसको देना पड़ेगा। बट क्योंकि बाहर से भी सस्ते वाले फ़ोन्स आ रहे हैं अब, तो कंपटीशन बढ़ाने के लिए हमें भी सस्ते मोबाइल्स मैन्युफैक्चर करने पड़ रहे हैं, ये मतलब है उसका कंपटीशन का।
सो दिस अल्टीमेटली लीड्स टू मोर कंपेटिटिव प्राइसिंग. प्राइसिंग बहुत कंपेटिटिव हो गई है, सोच समझ के आपको प्राइस रखना पड़ेगा. एंड ब्रिंग्स, और ये लाता है डैश प्रोडक्ट्स टू कंज्यूमर्स. और ये जो इंटरनेशनल ट्रेड है, ये इसकी वजह से मार्केट बहुत एफिशिएंट हो गया, कंपेटिटिव प्राइसिंग हो गई है, और ये कौन से प्रोडक्ट्स कस्टमर तक लेके आता है? चीपर. ऑल प्रोडक्ट्स क्यों नहीं आ सकता, या न्यूअर? नोवल का मतलब ही न्यू से ही होता है वैसे. नोवल प्रोडक्ट्स, ऑल प्रोडक्ट्स, न्यूअर प्रोडक्ट्स, चीपर. रीज़न क्या है? देखो यहाँ पे फिट करने को आप सारे फिट कर सकते हो कि इंटरनेशनल ट्रेड है भाई, उससे हमें नए नए प्रोडक्ट्स तो मिलते ही हैं, ये बात तो सच्ची है. जो प्रोडक्ट यूएस में लॉन्च होगा वही हमें भी मिल जाएगा. अब नया आईफोन आ रहा है तो वो यहाँ पे भी मिल जाएगा, ये तो बात सही है. बट यहाँ पे बात होती है कि कॉन्टेक्स्ट क्या चला हुआ है, किस बारे में बात हो रही है. सारे की सारी बात हो रही है कि मार्केट बहुत ज़्यादा एफिशिएंट हो चुका है, प्राइसिंग से रिलेटेड बात हो रही है यहाँ पे. प्राइसिंग बहुत ज़्यादा कंपेटिटिव हो चुकी हैं. आप अपनी मर्जी से कुछ भी प्राइस नहीं रख सकते एक प्रोडक्ट का कि हम तो इसको 1 लाख में सेल करेंगे या 2 लाख में सेल करेंगे, क्योंकि आपका जो कंपटीशन है वो उसको सस्ते पे बेच रहा है. तो इंटरनेशनल ट्रेड से कौन से प्रोडक्ट्स आएंगे हमारे पास? चीपर प्रोडक्ट्स आएंगे. चीपर मैंने इसलिए नहीं लगाया बिकॉज ये आंसर बन सकता है, बिकॉज ये जो सारी बात चल रही है ना, ये प्राइसिंग के ऊपर बात हो रही है, जो कॉन्टेक्स्ट फॉलो हो रहा है. अगर यहाँ पे ये वाला प्राइसिंग वाला मेंशन नहीं होता ना, ये वाली चीज़ मेंशन नहीं होती, ये वाली लाइन ही मेंशन ना होती, इसका आंसर 101% न्यूअर प्रोडक्ट जा सकता था बिल्कुल. बिकॉज स्टार्टिंग में इन्होंने क्या बात की है कि हम अपने मार्केट को एक्सपैंड करते हैं, हमें वो प्रोडक्ट्स और सर्विसेज मिल सकते हैं, एक्सेस गुड्स एंड सर्विसेज, तो नए प्रोडक्ट्स और सर्विसेज हमें मिलेंगे, बिल्कुल बात सही होती. पर लास्ट में आके उन्होंने चेंज कर दिया कि हम अभी प्राइसिंग पे शिफ्ट हो गए, मेन मुद्दा. इसलिए आंसर वुड बी चीपर. क्लियर है सबको आंसर्स? यस, क्लियर है. यस सर. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन. ये वाला क्वेश्चन भी किया हुआ है. प्लेन्स इंडियन, ये तो शायद कल ही किया है हमने, कल परसों 2-3 दिन पहले किया है गेस. ग्राफीन ये नहीं किया मेरे ख्याल से, हाँ ये वाला नहीं किया. ग्राफीन, ठीक है. ग्राफीन क्या चीज़ है, डोंट नो, आगे मेंशन करेंगे. मुझे तो पता है शायद ग्राफीन एक केमिकल प्रोडक्ट होता है, बेसिकली ग्रेफाइट जैसा ही कुछ होता है मेरे ख्याल से, केमिकल प्रोडक्ट होता है. आप लोगों को नहीं पता होगा तो वो आगे अभी एक्सप्लेन करेंगे क्या है ग्राफीन. Fascination with its material stems from its remarkable physical properties and the potential applications these properties offer for the future. कि ये जो प्रोडक्ट है ना, ये इसकी प्रॉपर्टीज़ बहुत रिमार्केबल है, कि ये अलग अलग चीज़ें करने के केपेबल है. ये प्रोडक्ट, इस प्रोडक्ट से हम काफ़ी सारी चीज़ें कर सकते हैं. इसकी जो फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ हैं वो रिमार्केबल हैं, वो हमें फैसिनेट करती हैं. फैसिनेट मतलब हमें अचंभा होता है उसको देख के, ठीक है. एंड द पोटेंशियल एप्लीकेशंस, पोटेंशियल का मतलब है संभावित, एप्लीकेशंस का मतलब वो पेपर वाली एप्लीकेशन से नहीं है. एप्लीकेशन से मतलब है उसके फ़ायदे, उसको हम अप्लाई कहाँ पे कर सकते हैं. और इस चीज़ की, उस प्रोडक्ट की जो एप्लीकेशन है, इस प्रोडक्ट को हम कंप्यूटर बनाने में लगा सकते हैं, इस प्रोडक्ट्स को हम सेलफोन इंडस्ट्री में या फिर मेडिकल इंडस्ट्री में यूज़ कर सकते हैं. ये सारी चीज़ें उसकी एप्लीकेशन के अंदर काउंट होती हैं. कि जो पोटेंशियल एप्लीकेशंस हैं इन प्रॉपर्टीज़ का, उसकी उस हर एक प्रोडक्ट की एक प्रॉपर्टी होती है, हर एक केमिकल की, हर एक कंपाउंड की एक प्रॉपर्टी होती है. उस प्रॉपर्टी के जो फ़ायदे हैं कि हम उसको कहाँ कहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं, एंड द पोटेंशियल ऑफर्स, प्रॉपर्टीज़ ऑफर फॉर द फ्यूचर, कि भविष्य में हम इसको कहाँ कहाँ पे अप्लाई कर सकेंगे, ये सारी चीज़ें हमें फैसिनेट करती हैं. ठीक है, कि इससे हमें खुशी मिलती है. ये बहुत बढ़िया चीज़ है बेसिकली. फुल स्टॉप. अब कैपिटल में ही आएगा, सारे ऑप्शन कैपिटल में ही गिवन होंगे. साइंटिस्ट्स न्यू 1 atom thick 2-dimensional crystal graphene existed. साइंटिस्ट्स को पता था, साइंटिस्ट्स न्यू 1 atom thick 2-dimensional crystal graphene existed, कि उन्हें पता था कि एक एटम थिक वाला, कि एक ऐसा ग्राफीन का एलिमेंट जो सिर्फ जिसकी थिकनेस 1 एटम जितनी है,
टू डायमेंशनल है, वो 2D में है, कि वो एग्जिस्ट करते हैं। एक बार ऑप्शंस चेक करो कि उन्हें पता था, कॉमा। अब देखो सबसे पहले कौन सा ऑप्शन इसमें नहीं आएगा 101%। हावेवर इसका आंसर नहीं आएगा क्लियरली, बिकॉज हावेवर अगर होता तो उसके बाद क्या आना चाहिए था, यहाँ पे कॉमा लगा होना चाहिए था ना, तो कॉमा यहाँ पे गिवन नहीं है, तो आप सबसे पहले क्या एलिमिनेट कर सकते हो, हावेवर। ठीक है, हावेवर सीधा सीधा आंसर नहीं आएगा। अगर होता, अगर कॉमा होता तो आंसर हावेवर ही आना था, और कोई ऑप्शन ही नहीं आना था वहाँ पे। ठीक है, क्लियर। अभी हावेवर आंसर नहीं आ सकता। और क्या ऑप्शन है, ऑल्दो, अनलेस, सिंस। एक बार पूरा रीड करना पड़ेगा, फिर ऑटोमेटिक समझ में आ जाएगा। साइंटिस्ट्स न्यू 1 एटम थिक 2 डायमेंशनल क्रिस्टल ग्राफीन एग्जिस्टेड। साइंटिस्ट को पता था कि 1 एटम थिक, उसकी थिकनेस 1 एटम के बराबर है, 2D में है वो, ये ऐसे वाला ग्राफीन एग्जिस्ट करता है। उन्हें पता था, एग्जिस्टेड पता था, और यहाँ पे न्यू लगा रखा है, इससे पता चलता है कि उन्हें पता था कि वो एग्जिस्ट करता है, कॉमा। नो वन डैश आउट हाउ टू एक्सट्रैक्ट इट फ्रॉम ग्रेफाइट। तो यहाँ पे क्या जाएगा, परंतु। कॉमा जो है ना, ये क्या डिनोट कर रहा है, परंतु, बट। नो वन डैश आउट, नो वन डैश आउट हाउ टू एक्सट्रैक्ट इट फ्रॉम ग्रेफाइट, कि ग्रेफाइट से उसको कैसे निकालें। एक ग्रेफाइन कोई चीज़ होती है, ग्रेफाइट किस चीज़ को बोलते हैं, कार्बन को ही ग्रेफाइट बोलते हैं बेसिकली। जो पेंसिल होती है ना आपकी, ठीक है, उसको लेड पेंसिल बोलते हैं, ग्रेफाइट से बनी होती है वो। जो पेंसिल जिससे आप लिखते हो, जो ब्लैक कलर का चीज़ होती है उसके अंदर जिससे आप लिखते हो, वही वो ग्रेफाइट ही होती है। तो साइंटिस्ट को पता था कि उस ग्रेफाइट के अंदर ग्राफीन है, ठीक है, बट उनमें से किसी को भी नहीं पता था कि उसको निकालें कैसे हम। नो वन डैश आउट। देखो सबसे पहले एलिमिनेट कर दो यार तुम। उन्हें पता था कि उसके अंदर ग्राफीन है, पर उन्हें नहीं पता था कि उसको निकालें कैसे। पास्ट की बातें हो रही हैं सारी। वर्किंग आप कब लगाते, या तो वोज होता, वर होता, कुछ भी गिवन नहीं है यहाँ पे, सीधा ING लगा रखा है। वर्क्स, वर्ब के साथ में SES कौन से टेंस में लगता है, प्रेजेंट इंडेफिनेट टेंस में। वर्क वर्ब की फर्स्ट फॉर्म कब आती है, प्रेजेंट इंडेफिनेट में आ सकती है या फिर फ्यूचर में आ सकती है, पास्ट में तो यूज ही नहीं होती वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। ये तीनों ऑप्शंस एलिमिनेट हो जाएंगे नीचे वाले, वर्क्स, वर्किंग और वर्क। क्लियर है ना, वर्क्स आंसर आएगा, ना वर्किंग ना वर्क, आंसर विल बी वर्कड। नो वन हैड वर्कड आउट, किसी, नो वन हैड फिगर्ड आउट भी लगा सकते थे आप। अगर फिगर्ड आउट होता तो सीधा फिगर्ड आउट लग जाता, हैड लगाने की भी जरूरत नहीं थी, बट वो गिवन नहीं ऑप्शन। हैड इसलिए लगाया बिकॉज बाकी तीन ऑप्शन एलिमिनेट हो रहे हैं, अदरवाइज हैड लगाने का और कोई पर्पज नहीं था। ठीक है, सो नो वन हैड वर्कड आउट हाउ टू एक्सट्रैक्ट इट फ्रॉम ग्रेफाइट। ग्रेफाइट में से कैसे निकालें उस ग्राफीन को, किसी ने भी ये चीज़ फिगर आउट नहीं, किसी ने भी ये चीज़ वर्कआउट नहीं की थी। क्लियर है ये दोनों ऑप्शन कैसे बने? क्लियर है किरण, प्रिया, डन? That was until it was isolated in 2004 by two researchers at the University of Manchester. 2004 में दो रिसर्चर्स थे, उन्होंने यूनिवर्सिटी ऑफ मैनचेस्टर के अंदर उसको अलग कर दिया था। किसको? ग्रेफाइट से ग्राफीन को उन्होंने आइसोलेट कर दिया, अलग निकाल लिया। ग्राफीन अलग चीज़ है, ग्रेफाइट अलग चीज़ है। ग्राफीन को ग्रेफाइट में से निकाल लिया 2004 में, और उनके नेम क्या थे, ये जो 2% लिखा हुआ है। ठीक है, दिस इज द स्टोरी ऑफ हाउ दैट स्टनिंग साइंटिफिक फीट केम अबाउट। ये स्टोरी है कि कैसे ये बेहतरीन डिस्कवरी, साइंटिफिक फीट का मतलब यही है बेहतरीन इन्वेंशन हुई, ये उसकी स्टोरी है। एंड वाई एंड्रे एंड कोत्सिया, वाई ये जो दोनों साइंटिस्ट थे एंड्रे एंड कोत्सिया won the Nobel Prize in Physics। क्यों उनको नोबेल प्राइज मिला? फॉर देयर पायोनियरिंग वर्क। पायोनियरिंग बोलते हैं, पायोनियर वर्ड उस साइंटिस्ट के लिए यूज़ करते हैं, उस पर्सन के लिए जिसने एक फील्ड के अंदर कोई बहुत ही बढ़िया डिस्कवरीज़ की हों, और स्पेशली वो डिस्कवरीज स्टार्टिंग की डिस्कवरीज होती हैं। जैसे अगर कंप्यूटर साइंस की बात करें तो जिस पर्सन ने सबसे पहले कंप्यूटर बनाए होंगे उसे पायोनियर बोलेंगे, पायोनियर ऑफ कंप्यूटर टेक्नोलॉजी।
स्टार्टिंग की जो डिस्कवरीज करता है पर्सन, यूजुअली उसके लिए यूज़ करते हैं पायोनियर वर्ड। क्लियर है? सो उनके पायोनियरिंग वर्क के लिए उनको नोबेल प्राइज मिला। ओके, उसके बाद नेक्स्ट क्या चीज़ हुई? एंड्रे एंड कोत्से फ्रीक्वेंटली हेल्ड फ्राइडे नाइट एक्सपेरिमेंट्स। वो अक्सर क्या करते थे? फ्राइडे नाइट एक्सपेरिमेंट्स करते थे वो, फ्राइडे नाइट एक्सपेरिमेंट्स सेशन। और वो क्या होते हैं फ्राइडे नाइट एक्सपेरिमेंट से? मतलब क्या था? वो ये जो हाइफन लगा होता है ना, ये एक्सप्लेन करता है कि पीछे उन्होंने क्या वर्डिंग मेंशन की है। तो इन्वर्टेड कॉमा में उन्होंने कुछ वर्डिंग मेंशन की, फ्राइडे नाइट एक्सपेरिमेंट। तो ये हाइफन शो करता है कि अब हम इसको एक्सप्लेन करने वाले हैं कि फ्राइडे नाइट सेशन एक्सपेरिमेंट था क्या। तो फ्राइडे नाइट एक्सपेरिमेंट ऐसे सेशंस होते थे जहाँ पे दे वुड ट्राई आउट एक्सपेरिमेंटल साइंस, जहाँ पे वो एक्सपेरिमेंटल साइंस को ट्राई करते थे दैट वॉजंट डैश लिंक्ड टू देयर डेली जॉब्स, जो उनकी रोज़ाना वाली जॉब से लिंक्ड नहीं थी। दैट वॉजंट इनडायरेक्टली उनकी जॉब से लिंक्ड नहीं थी, फुली पूरी तरह से उनकी जॉब से लिंक नहीं थी, नेसेसरली कि ज़रूरी नहीं था कि वो जो एक्सपेरिमेंट करते थे वो उनकी जॉब से रिलेटेड थे। सॉली का मतलब होता है कंप्लीटली उनकी जॉब से रिलेटेड नहीं थे। देखो, फुली और सॉली में शायद एलिमिनेट कर देता है यहाँ पे, बिकॉज दोनों का मीनिंग सेम होता है, कंप्लीटली। ठीक है, तो ये दोनों ऑप्शन अगर फिर आप ये लगा रहे हो तो ऑप्शन आएगा ना कि फुली क्यों नहीं लगा सकते, फुली लगा रहे हो ये वाला नीचे वाला क्यों नहीं लगा सकते। तो मैं दोनों को एक बार के लिए एलिमिनेट कर रहा हूँ। दैट वॉजंट, वो ऐसे एक्सपेरिमेंट करते थे जो इनडायरेक्टली लिंक्ड थे, उनके काम से इनडायरेक्टली लिंक्ड थे, या फिर वॉजंट नेसेसरली लिंक्ड। नेसेसरली का मीनिंग मैं ट्रांसलेट करूँ तो क्या जाएगा कि वो जितने एक्सपेरिमेंट करते थे ना, कुछ एक्सपेरिमेंट हो सकता है उनके काम से रिलेटेड हो सकता है कुछ उनके काम से रिलेटेड ना हो, ये नेसेसरली का मीनिंग जाएगा। एंड आई थिंक द आंसर शुड बी नेसेसरली इटसेल्फ, कि वो जो एक्सपेरिमेंट करते थे अब उन्हें भी नहीं पता ना कि उसका रिजल्ट क्या निकलेगा, उनके काम में कुछ फ़ायदा होगा या नहीं होगा। सो डजंट नेसेसरली या वॉजंट नेसेसरली लिंक्ड टू देयर डेली जॉब्स, टू देयर डे जॉब्स। एक बार आंसर चेक करना पड़ेगा। ठीक है, इन दोनों का आई एम प्रीटी श्योर, इस वाले का आंसर आई एम नॉट श्योर। आप लोग बताओ, आप लोग क्या ऑप्शन लगाते हो यहाँ पे? फुली, दैट वॉजंट फुली लिंक्ड। ओके, चलो आंसर चेक करते हैं, किसने बोला ये फुली आंसर? अरे, हमने ऊपर वाला क्वेश्चन सॉल्व नहीं किया अभी। ओके, रुक जाओ, यहाँ पे फुली नहीं भाई, नेसेसरली आंसर सूट कर रहा है, ऊपर वाला हमने सॉल्व नहीं किया अभी। रुक जाओ, फुली अभी तो एलिमिनेट किया तुम्हारे सामने कि फुली और सॉली का मीनिंग सेम होता है, कंप्लीटली, पूरी तरह से। तो अगर तुम फुली लगा रहे हो तो ये नीचे वाला क्यों नहीं लगा रहे, और अगर ये लगा रहे हो तो फुली क्यों नहीं आएगा आंसर? समझ रहे हो फुली क्यों नहीं लगा रहा मैं? ये दोनों आंसर सेम मीनिंग है, इसीलिए एलिमिनेट कर दिया। और नेसेसरली का मतलब यहाँ पे सूट कर जाता है कि वो जो एक्सपेरिमेंट परफॉर्म कर रहे हैं वो डेली करते थे, फ्राइडे नाइट एक्सपेरिमेंट, हर फ्राइडे को एक्सपेरिमेंट करते थे। कि वो जो एक्सपेरिमेंट करते थे कुछ उनके जॉब से रिलेटेड होते थे, क्योंकि वो साइंटिस्ट थे। हो सकता है कुछ एक्सपेरिमेंट वो जिस फील्ड में काम कर रहे हैं, फिजिक्स की फील्ड में, उससे रिलेटेड ना भी हो सकता है कुछ उससे रिलेटेड हो। डजंट नेसेसरली का मतलब या वॉजंट नेसेसरली का मतलब ये होगा, यही इसका राइट आंसर बनेगा। और अब देखो, हाउएवर तो हमने एलिमिनेट कर दिया था। यहाँ पे मैंने क्या बताया था, ये जो कॉमा है क्या दिखा रहा है? परंतु, बट। तो ये कंडीशन कौन सी है कि साइंटिस्ट्स को पता तो था कि ग्रेफाइन एग्जिस्ट करता है, ग्राफीन एग्जिस्ट करता है, परंतु वो ये फिगर आउट नहीं कर पाए कि ग्राफीन को निकालें कैसे ग्रेफाइट में से। तो वो जो वर्ड है ना परंतु, वो तभी लग सकता है जब यहाँ पे ऑल्दो लगाओ। ठीक है, कि हालांकि साइंटिस्ट को पता था कि ये एग्जिस्ट करता है, कॉमा मतलब परंतु वो ये फिगर आउट नहीं कर पाए। नो वन हैड वर्कड आउट हाउ टू एक्सट्रैक्ट इट फ्रॉम ग्रेफाइट में से उसको कैसे निकालें, वो ये फिगर आउट नहीं कर पाए। क्लियर है? ऑल्दो कैसे लगा? अगर हम लगाते सिंस तो इसका मीनिंग क्या जाता कि क्योंकि ग्रेफाइट, सिंस का मतलब होता है क्योंकि साइंटिस्ट को पता था कि ये एग्जिस्ट करता है, इसीलिए वो निकाल नहीं पाए। क्या ये सेंस बनेगी कि क्योंकि तुम्हें पता है
कि 1 GB डेटा मिलता है इसलिए तुम उसको यूज़ नहीं कर पाते। नहीं, आंसर क्या होता कि क्योंकि हमें पता है कि हमें कि 1 GB डेटा मिलता है इसीलिए हम उसको यूज़ करते हैं। आंसर ये होना चाहिए था ना कि इसीलिए वो लोग निकाल पाए। तो अगर वो निकाल लेते तो आंसर वुड हैव बीन सिंस लग जाता है यहाँ पे, पर वो निकाल नहीं पाए। ऑपोजिट बात होनी थी वहाँ पे कि हालांकि उनको पता था, दे न्यू, तो ये पॉजिटिव बात, बट वो निकाल नहीं पाए उसको, वो नेगेटिव बात, परंतु वो निकाल नहीं पाए। तो ऑल दो उस परंतु को सेटिस्फाई कर रहा है। क्लियर है? यस, क्लियर है सबको? ऑल दो या सेंस में कोई डाउट तो नहीं है? अगर किसी को डाउट है तो मैं एक और एग्जांपल से समझा देता हूँ। कहाँ पे हैं सब लोग? अनम्यूट करके बताओ ना। क्लियर है सबको? ऑल दो और डाउट तो नहीं है कोई? क्लियर है? एक और एग्जांपल Yes, से sir. बता देता हूँ। तुम सिंस ये लगाते या ऑल दो लगाते, मान लो तुम स्कूल जा रहे हो, ठीक है? अगर तुम्हें सिंस से स्टार्ट करना है क्योंकि तुम्हें पता था कि आज स्कूल की छुट्टी है इसलिए तुम स्कूल नहीं गए, या फिर तुम ये लगाओगे क्या इसीलिए तुम स्कूल गए? क्योंकि तुम्हें पता था कि स्कूल की छुट्टी है तो तुम ये लगाओगे कि इसीलिए तुम स्कूल नहीं गए। बेसिकली कि जिस सेंस इसलिए लगता है कि अगर पॉजिटिव बात हो रही है वो पॉजिटिव का ही फर्दर एक्सप्लेनेशन देता है, नेगेटिव बात हो रही है तो नेगेटिव का ही फर्दर एक्सप्लेनेशन देता है, वो सेंस बताता है। कॉन्ट्राडिक्ट नहीं करता, वो ऑपोजिट बात नहीं करता, ऑल दो ऑपोजिट बात करता है कि पॉजिटिव था कि उन्हें पता था पर वो निकाल नहीं पाए, वो फेल हो गए। तो यहाँ पे वो सक्सेसफुल थे क्योंकि उन्हें पता था बट वो आगे फेल हो गए, इसलिए ऑल दो लग रहा है। पॉजिटिव टू नेगेटिव या नेगेटिव टू पॉजिटिव शिफ्ट होने के लिए। ओके, एक बार इसको, हाँ ये ठीक ही है, हमने चेक कर लिया था पहले। ओके डन। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये छोटा सा क्वेश्चन है, इसको फटाफट डन करते हैं। डैग हैम्स्कर जोल लाइब्रेरी, ठीक है, ये नेम आई डोंट नो मैं ठीक प्रोनाउंसिएट कर रहा हूँ कि नहीं। ये पर्सन, इसके बारे में मैंने रीड भी किया हुआ, ये यूनाइटेड नेशंस का हेड रह चुका है पास्ट में, कौन से नंबर पे था आई डोंट नो। तो बोल रहे हैं द डैग हैम्स्कर जोल लाइब्रेरी, उसके नेम पे ना एक लाइब्रेरी बनी हुई है, कहाँ पे? यूएन हेडक्वार्टर्स में। वो हेडक्वार्टर हैं कहाँ? यूनाइटेड नेशंस के न्यूयॉर्क के अंदर। तो वो जो लाइब्रेरी है जो उसके नेम पे बनी हुई है, वो जो लाइब्रेरी है इज़ अ लाइब्रेरी, वो एक ऐसी लाइब्रेरी है जो डेजिग्नेटेड, जो बनी हुई है टू फैसिलिटेट द वर्क ऑफ द यूनाइटेड नेशन, जिससे यूनाइटेड नेशंस के काम को फ़ायदा मिल सके, वो काम को आगे बढ़ा सके, अपने काम को कर सके। एंड डैश मेनली ऑन द नीड्स ऑफ द यूएन सेक्रेटरीट एंड डिप्लोमेटिक मिशंस। डैश मेनली ऑन द नीड्स ऑफ, नीड्स मतलब ज़रूरतों, और ये क्या करती है? फॉल्स मेनली, ये गिरती है मेनली, डिपेंड करती है मेनली, उनकी ज़रूरतों पे डिपेंड, निर्भर करती है ये, या फिर ये फोकस करती है कि यूएन के जो भी डिप्लोमेटिक मिशंस हैं उन्हीं के ऊपर इस लाइब्रेरी का खास ध्यान होता है। पेल्ट, पेल्ट का मीनिंग होता है स्टोन पेल्टिंग होती है, जैसे पत्थर मारना, वो मीनिंग होता है पेल्ट्स का, गिरना या मारना मेरे ख्याल से। देखो फॉल्स सबसे पहले आप एलिमिनेट कर सकते हो कि ये लाइब्रेरी क्या करती है, यूएन के काम को आगे बढ़ाती है, फैसिलिटेट द वर्क, उनके काम में हेल्प करती है। और ये फॉल्स का मतलब होता है गिरना, और ये गिरती है उनकी ज़रूरतों पे नहीं। या तो ये ज़रूरतों को पूरा करेगी ना, यूएन के जो मिशन हैं उस मिशन की जो ज़रूरत है उस पर निर्भर थोड़ी ना हो जाएगी ये लाइब्रेरी कि अच्छा ये मिशन पूरा हो गया तो लाइब्रेरी अब खुल जाएगी, अगर मिशन पूरा नहीं हुआ तो ये लाइब्रेरी को बंद कर देंगे हम। निर्भर करना, डिपेंड होना तो ये हो जाएगा, डिपेंड्स नहीं, फोकस। इस लाइब्रेरी का मेन फोकस क्या होता है कि मिशंस की ज़रूरतों को पूरा कर सके। ठीक है, आपको कोई फूड वाला मिशन है तो लाइब्रेरी के अंदर बुक्स मिलेंगी फूड के ऊपर, सारी रिसर्च हो रखी होगी, वो रिसर्च मिल जाएगा आपको, मटेरियल फूड के ऊपर, बीमारियों के ऊपर, वो सारी चीज़ें आपको उस लाइब्रेरी में मिल जाएंगी। तो ये फोकस करती है यूएन के मिशंस पे, उन मिशंस की ज़रूरतों पे बेसिकली। एनीवन विद अ वैलिड यूएन नेशन हेडक्वार्टर ग्राउंड्स, एनीवन विद अ वैलिड यूनाइटेड नेशन हेडक्वार्टर ग्राउंड्स डैश, किसी के पास भी जिसके पास
एनीवन मतलब कोई भी जिसके पास एक वैलिड क्या है, यूनाइटेड नेशन हेडक्वार्टर्स ग्राउंड डैश, ब्रोशोर है, डिपॉजिट है, कवर है या पास है। कोई भी पर्सन जिसके पास यूनाइटेड नेशन हेडक्वार्टर का डैश है, उसके अंदर कौन कौन आते हैं, कोई भी के मतलब का मतलब कौन कौन है, एजेंसीज होगी, स्पेशलाइज्ड एजेंसी जैसे WHO हो गया, यूनिसेफ हो गया, वो वाली एजेंसीज, कोई मीडिया के लोग हैं, NGO के पर्सनस हैं, जिनके पास भी एक वैलिड डैश है, कवर है या पास है, इज एबल टू, वो जा सकते हैं लाइब्रेरी में। लाइब्रेरी में जाने के लिए आपको कवर चाहिए होता है या पास चाहिए होता है, पास। लाइब्रेरी में जाने के लिए आपको एक टिकट चाहिए होती है ना, एक टिकट या पास चाहिए होता है, लाइब्रेरी कार्ड। आंसर विल बी पास। जिसके पास भी वो पास है वो लाइब्रेरी को विजिट कर सकता है। ड्यू टू डैश कंस्ट्रेंट्स इन प्लेस एट द यूनाइटेड नेशन हेडक्वार्टर कॉम्प्लेक्स, यूनाइटेड नेशन हेडक्वार्टर कॉम्प्लेक्स में डैश कंस्ट्रेंट्स, कंस्ट्रेंट्स मतलब रोकना, रुकावट, उसको कंस्ट्रेंट्स बोलते हैं। कौन सी कंस्ट्रेंट्स हैं वो मैं बताना पड़ेगा अभी। इन रुकावटों की वजह से लाइब्रेरी इज नॉट ओपन टू, लाइब्रेरी ओपन नहीं है जर्नल डैश के लिए। जर्नल मतलब आम जनता के लिए, जर्नल पब्लिक के लिए वो ओपन नहीं है। पब्लिक विल बी द राइट आंसर। आम कैटेगरी के लिए नहीं, आम लोगों के लिए आप लोग नहीं जा सकते हो, पास चाहिए होगा आपको। सो कौन से कंस्ट्रेंट की वजह से, इकोनॉमिक कंस्ट्रेंट मतलब उनके पास पैसा नहीं है उतना कि वो आम लोगों के लिए खोल सकें उसको। हेल्थ कंस्ट्रेंट मतलब वहाँ पे जाके बीमार हो सकते हो आप, इसलिए वो आम लोगों के लिए नहीं खोलते। या फिर सिक्योरिटी कंस्ट्रेंट्स, आंसर विल बी सिक्योरिटी कंस्ट्रेंट बिकॉज UN हेडक्वार्टर, हाँ UN हेडक्वार्टर है, वहाँ पे बड़े बड़े लीडर्स होते हैं, आप लोग सिंपली जनरल पब्लिक नहीं जा सकती उसके अंदर, उनको सिक्योरिटी थ्रेट भी हो सकता है लीडर्स को। तो सिक्योरिटी कंस्ट्रेंट्स की वजह से लाइब्रेरी आम लोगों के लिए ओपन नहीं है, इज नॉट ओपन टू जनरल पब्लिक। क्लियर है सभी को आंसर्स? डन, ठीक है, ओके गाइस, ठीक है, यहीं पे अभी आज का सेशन डन करते हैं। किसी को डाउट है वो अनम्यूट करके पूछ सकता है। ऑलराइट गाइस, होप आपको वीडियो पसंद आया हो। आई हैव वन स्पेशल अनाउंसमेंट टू मेक। जिन लोगों की रीडिंग बहुत ज़्यादा वीक है, जिन्हें लगता है कि उनके रीड अलाउड अच्छे से पिक नहीं हो पाते, फ्लुएंसी और प्रोनाउंसिएशन का इशू आता है, आप हमारा ऑनलाइन रीडिंग का बैच या स्पीकिंग का बैच ज्वाइन कर सकते हो। मैं और मेरी पूरी टीम आपकी मदद करेंगे ताकि आपका डिजायर्ड बैंड स्कोर अचीव हो सके। थैंक यू सो मच, आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।